और इससे जो पैसे बचे हैं उससे हमने कहा इन्वेस्ट किया, हमने क्या लेना था? हाँ, पावर बैंक ले लेंगे उसके, है ना? चलो सुनो मेरी बात। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ मॉर्निंग बच्चों, कोई बात नहीं, मेरे अपने बच्चों बाहर नहीं जा रहा ये, लेकिन हाँ मैंने जैसे इस वीडियो को बाहर डाला आज, मैंने इसको अभी पब्लिक किया, पहली 2 क्लासेस को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे जाके देखो, मैंने 2 क्लासेस को पब्लिक किया, तो पहली क्लास के अंदर फटाफट से 40 व्यूज आए बीएसटी की, और दूसरी क्लास के अंदर 38 व्यूज आ चुके थे अभी तक। मैंने जैसे इसे पब्लिक किया, मैं बीएसटी की क्लासेस को पब्लिक नहीं कर रहा था, 11th की किसी भी क्लास को मैं पब्लिक नहीं करता। जो भी क्लासेस मैं 11th क्लास के लिए बना रहा हूँ और 12th के लिए बीएसटी बना रहा हूँ, वो आप बच्चों के लिए, मैं बाहर किसी को सेंड नहीं करता। हाँ अगर आप किसी को लिंक सेंड करोगे तो वो क्लास देख सकता है, जो कि आप नहीं करना। गरीब आदमी के पेट में कभी लात नहीं मारते, ठीक है जी, ऐसा कभी भी नहीं करते है ना। मैं खुद ही धीरे धीरे उनको पब्लिक करूंगा। मैंने आज पहली 2 क्लासेस पब्लिक की हैं बीएसटी की। लो जी हम आगे बढ़े। हम फर्स्ट ही चैप्टर में हैं जिसमें 9 टॉपिक थे और हम 4 टॉपिक कंप्लीटली कर चुके। हम 5th टॉपिक पे आए थे, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैंने कहा था देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। हम लो लेवल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, हम इसके बारे में बोलते हैं। और मैंने कल आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ नीचे देखना और क्या करना? प्लानिंग करना। दे जस्ट मेक द प्लान एंड पॉलिसीज, हाउ टू ग्रो, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू मेक प्रॉफिट, हाउ टू डू द वेलफेयर, हाउ टू टॉक टू द वर्ल्ड। सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। ये वो बड़े लोग हैं जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे लोग आते हैं। ये सारे लोग किसमें आते हैं? टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। ये सब बड़े बड़े हेड, बड़ी बड़ी सैलरी लेने वाले, जहां मैं चाहता हूं कि मेरा पढ़ाया हर बच्चा पहुंचे, हर बच्चा वहां पहुंचे। मैं बीकॉम की सच्ची में दिल से ट्यूशन स्टार्ट करना चाहता हूं, दिल से। मैं 9th और 10th को बहुत पीछे छोड़ना चाहता हूं, उस चीज से मैं बाहर आना चाहता हूं कि 9th और 10th को मैं बिल्कुल ट्यूशन छोड़ दूं और बीकॉम स्टार्ट करूं। लेकिन हर साल बच्चे मेरा पैर पकड़ लेते हैं, चलो पीछे खींचो सर, पीछे खींचो सर। ये 10th वाले बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इस साल, मैं सच्ची में इस साल 10th नहीं पढ़ाना चाहता और 9th को बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैथ्स में पढ़ाता हूँ बच्चों, बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर को स्टार्ट करूँ। मैं वहां पढ़ाना चाहता हूँ कि हम कॉमर्स लाइन में रहे। लेकिन ये 2 घंटे जो है, 2 से 3 घंटे मेरे बर्बाद होते हैं रोज 9th 10th के लिए। ऑलमोस्ट 3 घंटे रोज लगते हैं। वही 3 घंटे में बीकॉम को देना चाहता हूँ। जबकि लास्ट ईयर मेरे पास बहुत बच्चे आए थे फॉर अ क्वेरी ऑफ बीकॉम, ठीक है। तो अगले साल जब आप बीकॉम में पहुंचोगे ना, तब तक मैं बीकॉम पढ़ा दूंगा, ताकि आपको पीछे में ना छोड़ू, आप मेरे साथ रहो और मैं आपके साथ रहूं, ठीक है जी। तो आओ आगे बढ़े। हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे, हमने टॉप लेवल पढ़ा। मैंने कहा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, जो चेयरमैन, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो कहाँ आते हैं? इसमें आते हैं। फिर इसके कुछ फंक्शंस हमने किए थे, कुछ थोड़े से फंक्शन हम कर रहे थे, फिर टाइम हो गया था। आओ सबसे पहले हम देखें फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल हमने क्या लिखा था। बोलो पहला फंक्शन क्या था? ऑर्गेनाइज। हाँ, यही लोग हैं जो लक्ष्य तय करते हैं। एक कंपनी का टारगेट सेट करने वाले यही लोग होते हैं कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, यही लोग सेट करते हैं। दूसरा, यस, दे प्लान एंड मेक, दे फॉर्म प्लान एंड पॉलिसीज। ऐसे कर सकते हो आप, दे आर द वन हु प्लान एंड दे आर द वन हु फॉर्म द पॉलिसीज। ये पॉलिसीज यही बनाते हैं, यही कंपनी के अंदर सब कुछ तय करते हैं। तीसरा, वेरी गुड, किसी के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए और कंपनी के वेलफेयर के लिए और कंपनी के सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? यही लोग होते हैं। अगर कंपनी डूबी तो प्लानिंग इन्हीं की होती है, ठीक है जी, और कंपनी चल पड़ी तो भी प्लानिंग इन्हीं की होती है। आगे, यस, जितने भी रिसोर्सेज एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे असेट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल, दे आर द वन हु कलेक्ट ऑल दिस रिसोर्सेज, ठीक है। वेरी गुड। आगे, यस, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट, यानी आउटसाइड वर्ल्ड में क्या आता है लिख लो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, इसमें लिख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स,
फॉर एग्जाम्पल कंपिटिटर्स, मीडिया, ये है आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टर्स है, ये सारे एक्सपोर्टर्स, ये आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब कंपनी के बाहर किसी से भी कोई बात करनी है, किसी को कोई जवाब देना है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीडिया से बात करनी है तो कौन आएगा? अकाउंट्स मैनेजर नहीं आएगा बात करने के लिए, कौन आएगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आएगा, या सीईओ आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या खुद एमडी आएगा। आपने देखा कई बार रतन टाटा आते हैं बात करने के लिए टीवी, कई बार धीरू भाई अंबानी हो सकते, कौन है, मुकेश अंबानी, कई बार अनिल अंबानी, देखे आपने टीवी पे आते हैं। जब जियो लॉन्च हुआ था मार्केट में तो कौन आया था टीवी पे? मुकेश अंबानी। उसने कहा था वी आर लॉन्चिंग जियो। कौन है मुकेश अंबानी? ऑनर ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस। उसने आके कहा था दैट वी आर लॉन्चिंग जियो। कोई और छोटा ऑफिसर नहीं आया था, छोटा मैनेजर नहीं आया था। आई बात समझ में? तो कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड से, मीडिया से, कंपटीटर से, सप्लायर से, गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई बात करनी हो, दे आर द वन, ये आगे हो जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बड़े लोग हैं। आगे और क्या लिखा था? बस इतना ही था। तो लो एक आधा पॉइंट और लिख लो, एक आधा पॉइंट और लिखो। दे आर द वन ऑर्गेनाइज, they are the one organize the activities, they are the one organize the activities to be performed by the persons working at middle level management. यही तय करते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी कौन कौन करेगा, ये कौन तय करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले आदमी। ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। आओ एक पॉइंट और लिखो, लास्ट पॉइंट। दे एनालाइज, दे मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे एनालाइज the business environment, they analyze the business environment and its implication for survival of the firm. ठीक है जी, इस पॉइंट का मतलब समझो। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक चैप्टर है आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 3। सुनो मेरी बात, आपकी बुक में एक चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट करके, चैप्टर नंबर 3। वहां आप डिटेल में पढ़ोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी एक बिजनेस के आसपास बाहर, नेहा ये पेंटिंग करनी छोड़ दे, जो बिजनेस के आसपास बाहर जो भी इन्वायरमेंट है, कंपिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं और दूसरे लोग हैं, इसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको एनालाइज करना, इसको स्टडी करते रहना। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो अपनी कंपनी में भी चेंज करना, तो उन चीजों को, इन्वायरमेंट को स्टडी करना ताकि कंपनी सर्वाइव कर सके। यानी अगर एक मैनेजर, एक ऑनर ऑफ द बिजनेस सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर एक मेंढक की तरह बैठ जाएगा और बिजनेस से बाहर निकल के देखेगा ही नहीं क्या हो रहा है, और बाद में पता लगा गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी चेंज द पॉलिसी, विद इन 6 मंथ गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्लोज द व्हाट, क्लोज टू बैन समथिंग। मान लो आप प्लास्टिक बना रहे हो एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैन द प्लास्टिक आफ्टर 6 मंथ, और आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हो। आप रोज सुबह अपनी फैक्ट्री में जाते हो, अपने ऑफिस में बैठ जाते हो और वहां से फिर निकल के अपने घर चले जाते हो रात को 8 बजे, फिर सुबह आके फैक्ट्री में बैठ जाते हो और आप क्या हो? बिजनेस के सीईओ। इसका मतलब यू आर नॉट एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के बाहर क्या चल रहा है आपको मालूम ही नहीं। लोगों ने क्या किया? लोगों ने प्लास्टिक का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ भी लिया और आपको मालूम ही नहीं चला कि बाहर दुनिया में हो क्या रहा है। पता तब लगा जब कंपनी वाले, जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए और उन्होंने बिजनेस को लॉक कर दिया। आपने पूछा क्यों लॉक कर? आपको नहीं मालूम? 6 महीने पहले हमने बोला था दैट प्लीज शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू समथिंग एल्स, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज द बिजनेस। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम चलता कि चल क्या रहा है। इसका मतलब दे डू नॉट स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होती है बिजनेस के बाहर की एनवायरनमेंट, उसमें सब कुछ आ जाता है, सोसाइटी से लेके, कंपटीटर से लेके, सप्लायर से लेके, गवर्नमेंट से लेके, एवरीथिंग। ठीक है,
अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरह से पढ़ेंगे और टाइम टू टाइम एनालाइज करेंगे तो ही हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे लास्ट पॉइंट और लिखो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, they are responsible for all the activities of the business and its impact on society. And its impact on society. ठीक है जी, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। लोग जब उसको खाते हैं या उसको यूज करते हैं, क्या लोगों की सेहत उससे खराब होती है? क्या आपने ऐसा कुछ डाल रखा है अपने जूस के अंदर जो लॉन्ग टाइम तक जूस खराब नहीं होता, लेकिन जब लोग उसको पीते हैं तो उनके लंग्स खराब हो जाते हैं? ऐसी कंपनियां हैं, है ना? दे डोंट केयर फॉर द सोसाइटी। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। कल अगर कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोडक्शन मैनेजर को कोई नहीं पूछेगा, इसको पूछा जाएगा द सीईओ। मालिक को पकड़ के लाओ, मालिक की मर्जी से जूस बनाया है। मालूम है दूध की जो कंपनियां होती हैं, जो पैकेट में दूध बिकता है, आप कभी सोचो कि दूध में ऐसा क्या डालते हैं कि दूध खराब नहीं होता? उसकी 3 दिन की लाइफ कैसे हो जाती है? 3 दिन तक दूध खराब नहीं होता। तो उसके अंदर एक मेडिसिन होती है जो दूध में डलती है, जिससे कि दूध फटता नहीं है, दूध खराब नहीं होता। लेकिन वो इंसान ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, और हम क्या करें, हम मजबूर हैं। आज 60% लोग हिंदुस्तान के अंदर पैकेट वाला दूध पीते हैं, और जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है, पैकेट वाला दूध होता है, उसके अंदर वो चीज डाली जाती है कि दूध खराब ना हो। लेकिन हम लोग करते हैं, हम मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अगर कल कुछ बड़ा पंगा पड़ेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर तो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसे कहां से मिला? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी? सीईओ ने। फाइन, चलो आगे आ जाओ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल में कौन कौन आता है? वो सारे मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, सब मैनेजर्स। लिखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है? दिस कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। जैसे मैं भी डिपार्टमेंट का हेड था, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट्स। दिस कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। हर डिपार्टमेंट का हेड इसमें आएगा। जैसे सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा तो क्या बोलेंगे? सेल्स मैनेजर। अब उसे सेल्स मैनेजर बोलो या बोलो एचओडी सेल्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेल्स, एक ही बात। अगर परचेज को होगा तो उसे क्या बोलेंगे? परचेज मैनेजर, परचेज मैनेजर। कुछ कंपनियां परचेज मैनेजर बोलती हैं, कुछ कंपनियां बोलती हैं एचओडी परचेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट परचेज। यानी सभी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बोला जाता है। और वो किस में आते हैं? वो इसमें आते हैं। सभी मैनेजर्स इसमें आते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के हेड। हर मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर। बहुत सारे मैनेजर होते हैं बिजनेस में, और भी बहुत सारे मैनेजर होते हैं। ये सारे मैनेजर जो हैं, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कहाँ आते हैं? मिडिल लेवल में आते हैं। इसका मतलब हम मिडिल लेवल में काम कर रहे थे। अभी तक जहां भी हमने काम किया वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट थी। ठीक है जी, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट थी। तो लिखो, दिस कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हेड सच एज सेल्स, कॉमा परचेज, कॉमा अकाउंट्स, कॉमा मार्केटिंग, कॉमा ऑपरेशन, कॉमा लॉजिस्टिक, ईटीसी। फिर लिखो पॉइंट नंबर 2। ये देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना, ये मीडिएटर का काम करती है। इट्स अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लो लेवल। अगर ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट ना होना तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि मालिक जो है, बिजनेस का जो ओनर है, वो नीचे एक वर्कर को बुलाएगा, उसको बात समझाने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मेरे पास 13 लोग काम करते थे,
13 लोग मेरे डिपार्टमेंट में काम करते थे। अगर बॉस को कोई रिपोर्ट चाहिए, मान लो बॉस को चाहिए एज वाइज डेप्टर्स रिपोर्ट, एज वाइज मतलब टाइम वाइज। उसने मुझे कहा रंजीत ऐसी एक रिपोर्ट बनाओ जहां हमें पता लगे कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो 30 डेज से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो आप कॉलम बना लो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 एंड अबव 90, 4 कॉलम बनाओ, उसे बोलते हैं एजेस। एज हो गया ना। अब मैंने एक रिपोर्ट बनाई, हाँ ऐसे कौन से लोग हैं जो 30 डेज से कम में पेमेंट करते हैं, जो 30 से 60 में करते हैं, 60 से 90 में करते हैं, 90 से 120 में करते हैं। मुझे ये बात समझने में मैक्सिमम 1 या 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर बॉस डायरेक्ट मेरे अंडर काम करने वालों को बुलाए और उसे बात समझाए तो उसे बात समझने में हो सकता है समझ ही ना आए पहली बात, और आ भी जाए तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। आई मेरी बात समझ? तो फिर इसीलिए ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, ये लिंक होते हैं टॉप के बीच में और लो के बीच में, ये लिंक का काम करते हैं। हमारा काम होता है उनसे सुनना और उन्हें सुनाना। आप सुन रहे हो मेरी बात? समझे? उनसे सुनना, किनसे? और उन्हें सुनाना जो हमारे नीचे है। यही हमारा काम होता है। हम काम कोई नहीं करते। उधर से इंफॉर्मेशन ली, अभी ये प्लानिंग बॉस ने की है, वहां से पता लगी ये नेक्स्ट प्लान है, अगले 2 महीने का ये प्लान है, और नीचे वालों को बुला इधर हो गई, ये वाला प्लान है, इसे फॉलो करना है बस। और फिर क्या करना? मेक श्योर करना कि वो प्लान को लोग फॉलो कर रहे हैं। मेक श्योर करना कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए उस प्लान को फॉलो करने में तो उनकी सुनना और उन्हें बताना। उन्हें सुना तो सकते नहीं, आप समझ रहे हो? फिर उनकी सुननी है और उन्हें बतानी है जो ऊपर बैठे। आई बात समझ में? इस तरीके से कहानी चलती है। तो हमारा काम क्या है? वी आर मीडिएटर। हम मीडिएटर हैं, मिडिल लेवल में हैं हम उसके बीच में लिंक है। तो लिख लो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल ना कह के आप क्या कहोगे? सुपरवाइजरी लेवल या कहोगे ऑपरेशन लेवल। लो लेवल गंदा लगता है। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ या फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल? अब लिखे हम फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। इसका हमने लिख लिया फंक्शंस। अब इसके लिखें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लिखो जल्दी से। सबसे बड़ा फंक्शन होता है जी मिडिल लेवल का, जो मैंने आपको कहा, उनसे सुनना और उन्हें बताना। ये वाला उनसे सुनना है और उन्हें सुनाना है, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिएट करना, वहां से पता करना कि क्या पॉलिसी बनी है, फिर उसको समझाना नीचे वालों को। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो लिखो इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा था 11th क्लास में। इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज formed by the top level to the low level, formed by the top level to the low level। इंटरप्रेट करना, उनसे पॉलिसीज का पता करके नीचे वालों को समझाना है। भैया यही हमारा काम है, पहले वाला। दूसरा आ जाओ नंबर 2 पे। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज, organizing the activities of their department for executing the plan and policies। मतलब अपने खुद के डिपार्टमेंट में भी 13 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 13 को तो समझाना पड़ेगा, भैया तुमने कैसे कैसे काम करना है। अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, बॉस ने बोला है कि पहले हम 8 से 5 काम करते थे, अब हम 8 से लेके 6 बजे तक काम करेंगे, 1 घंटा बढ़ा दिया गया। ये कंपनी की नई पॉलिसी है, द टाइम हैज बीन इंक्रीज टू 1 आवर, नाउ यू पीपल हैव टू वर्क लाइक दैट। होगी ना नई बात? एक नई पॉलिसी बनाई कंपनी ने, तो सुबह सुबह जो है 8 से लेके अब हम 5 की जगह 8 से 6 तक काम करेंगे, तो समझाना पड़ेगा। पहले लंच टाइम 12:30 से 1:30 था, अब कंपनी ने कहा 1 to 2 कर दो, समझाना पड़ेगा ना। इट हैज डन चेंज, समथिंग हैज चेंज। तो लोगों को, नीचे वालों को समझाना ही है। जो नीचे काम करते हैं उनको तो समझाना ही है, जो अपने खुद के काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में उनको भी तो समझाना पड़ेगा, है ना। तो हो गया दूसरा काम। आ जाओ तीसरा, नंबर 3 पे। फाइंडिंग आउट
फाइंडिंग आउट और सिलेक्टिंग and appointing the required employees for the department. Finding out or selecting and appointing the required employees for the department. अब देखो, जो डिपार्टमेंट के लिए लोग चाहिए है ना, उनकी सिलेक्शन करनी और अपॉइंट करना। लेकिन आजकल ये काम अब डिपार्टमेंट के हेड नहीं करते। अब डिपार्टमेंट के हेड ये काम वैसे नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अब एक डिपार्टमेंट अलग बन गया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसे बोलते हैं HODHO, ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट। एक नया डिपार्टमेंट आ गया है मार्केट में, पहले नहीं होता था जब हम जॉब पे लगे थे, अब है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसका काम ही यही है। किसी डिपार्टमेंट को कोई आदमी की जरूरत है, मान लो मुझे अकाउंट्स में एक आदमी चाहिए, एक बंदा शॉर्ट है ना, काम अधूरा रह रहा है, तो मुझे आदमी बढ़ाना है। आई विल जस्ट कॉल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसे शर्मा जी एक आदमी अपॉइंट कर दो। अब शर्मा जी क्या करेंगे, अपनी सीट को छोड़ेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट में आएंगे, फिर जज करेंगे कितना काम है। हाँ भाई, कितने लोग हैं, तुम क्या काम कर रहे हो सारा दिन, अपनी दिनचर्या बताओ। सबका इंटरव्यू लेंगे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबसे उनकी दिनचर्या पूछेंगे। फिर बाद में सोचेंगे और जाके खुद जज करेंगे कि सच्ची में काम ज्यादा है या लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी अपॉइंट कर दिया, फिर उनको लगेगा हाँ वाकई काम है, लोग कम हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, अब वो एक आदमी के सिलेक्शन के लिए एड दे देंगे, या तो न्यूज़पेपर में या अपने किसी जान पहचान वाले को बोल देंगे, कुछ भी करेंगे। वही वो उनका सिस्टम है। वो कैसे करेंगे, वो हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के अंदर कि शर्मा जी ने कैसे काम किया, वो हम स्टाफिंग में पढ़ेंगे। लेकिन हमने तो कह दिया ना, शर्मा जी एक आदमी चाहिए बस। हाँ, जब उसकी सिलेक्शन का टाइम आएगा, जब उसका फाइनल इंटरव्यू हो रहा होगा, फिर हमें साथ में बिठाया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ काम करना है, मेरे अंडर काम करना है। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ सच्ची में उसको नॉलेज भी है, या कोई ऐसी शर्मा जी ने ठोक दिया बाजार का चलता हुआ, चलो, क्योंकि उसको शर्मा जी जानते थे। ऐसा भी होता है कई बार। अब शर्मा जी के पड़ोस में एक रहता था, वो शर्मा जी उसको जानते थे, उसे बेचारे ने ना तो कॉमर्स पढ़ी थी, ना उसको कॉमर्स आती थी। तो शर्मा जी ने कहा चल यार तू आजा, मैं तेरे को लगवा देता हूँ काम, तो तू सीख ही जाएगा। ऐसा भी कई बार होता है। तो फिर क्या होगा, जिस टाइम फाइनल सिलेक्शन होगी उस टाइम पे मैं भी साथ में, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मुझे भी बैठना पड़ेगा, तो सी के सच्ची में उसको काम भी आता है कि नहीं आता है ना। तो इस तरीके से काम होते हैं कंपनियों में। आप धीरे धीरे स्टाफिंग के चैप्टर में पढ़ोगे। अपॉइंटिंग करनी हो, अपॉइंट करना हो या सिलेक्शन करनी हो, वो बेसिकली अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है, लेकिन HOD डिपार्टमेंट साथ में बैठता जरूर है। ऐसे प्रोडक्शन के अंदर किसी को चाहिए, कोई कंपनी कार बनाती है, वहां एक आदमी की जरूरत है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने आप से आदमी अपॉइंट नहीं कर सकता, उसे किसको बोलना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स। क्या सभी कंपनी में ऐसा होता है, ना। जो छोटी कंपनी है वहां पे सब चलता है। मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं जहां मैनेजमेंट है। कुछ ऐसी भी कंपनियां जहां मैनेजमेंट को कोई जानता ही नहीं, जैसे ये सब दुकानें जो आप देखते हो, ये छोटी छोटी कंपनी गली मोहल्ले में आप देखते हो, ये सब कंपनियां ऐसी हैं जहां मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। हम जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट किनके लिए है, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां मैनेजमेंट यूज होती है। देयर इज अ पोर्टफोलियो विच वी हैव टू फॉलो, देयर इज अ क्राइटेरिया विच वी हैव टू फॉलो। कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी से बात नहीं कर सकता। छोटी कंपनी में क्या होता है, बॉस बैठा है, चाय के कप पड़े हैं गंदे वाले, बॉस के दरवाजे पे घुस के हाँ बॉस, और बॉस ने भी सुन ली। बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता। इफ यू हैव टू टॉक टू योर सुपीरियर, देयर इज अ चेन विच इज कॉल्ड हिरार्की। आपने कल मैंने बताया था ना, ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, हिरार्की का मतलब चेन। देयर इज अ चेन। इफ आई हैव टू टॉक टू माय सुपीरियर मींस आई हैव टू टॉक टू MD फर्स्ट, आई हैव टू गो टू GM, जनरल मैनेजर। I will request GM कि I have a problem, I need this and this. If GM is going to solve my problem, there is no need for me to go and disturb MD. आप समझे मेरी बात? इसी तरीके एक चेन है। If a foreman have to talk to the accounts department, he first has to go to the production manager. If production manager will fail to solve his problem, then he has to request to talk to the accounts department. आप मेरी बात समझे?
तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी आए और धाकड़ से घुस जाए और बोले हाँ भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं चलता है। ये मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एवरीथिंग इज इन द चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिरार्की। क्या नाम दिया था मैंने, हिरार्की, हिरार्की का नाम दिया था। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटिंग द पर्सन। मोटिवेट भी करना है, हमारा काम है मोटिवेट करना। हाँ भी ठीक है बहुत बढ़िया। चलो मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर एबिलिटी। ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है, मोटिवेशन का। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट लिखो, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज। ठीक है जी। लो, हो गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं लो लेवल मैनेजमेंट की। मतलब इसे लो लेवल ना कह के हम ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं, है ना। लो कुछ नहीं होता। तो ऑपरेशनल लेवल से नीचे भी एक लेवल होता है जिसमें बकायदा वर्कर्स काम करते हैं, उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम आपसे कोई पूछे हाँ लो लेवल होता है, तुम्हें सर ने नहीं बताया, तो आप कहना हमें बताया था सर ने। एक इसके नीचे भी एक लेवल होता है जो आपकी स्टडी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेबर क्लास। लेबर क्लास मानते हो, जो बिल्कुल लेबर की जॉब कर रहे हैं, है ना। वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम वेजेस देते हैं। वेजेस पढ़ा था आपने 11th क्लास में, इनको हम वेजेस देते हैं। इसके नीचे लेकिन ये वो लोग नहीं है। ये कौन से लोग हैं मालूम है, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, फॉरमैन, ये वो लोग हैं। ये जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कौन बैठा है, सुपरिटेंडेंट्स बैठे हैं, सुपरवाइजर्स बैठे हैं, फॉरमैन्स बैठे हैं। तो लिखो आप, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ, इस लेवल के अंदर दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ फॉरमैन, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट्स। क्या आएगा, सुप्री DEN, सुपरिटेंडेंट्स है ना, सुपरिटेंडेंट्स है, सुपरिटेंडेंट्स, ये सारी बातें। ठीक है जी। इसमें ये सब लोग आते हैं, इसमें मैनेजर नहीं आते, इसमें लो क्लास लेबर भी नहीं आती, इसमें ये लोग आते हैं। ठीक है। अब ये क्या ड्यूटी करते हैं, अब इनकी क्या ड्यूटी होगी, वर्कर्स को मैनेज करना, जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनसे काम करवाना, मेक श्योर करना कि टारगेट पूरा हो जाए प्रोडक्शन का। ये काम होते हैं इनके मेन। तो लिखो फटाफट इनके फंक्शंस क्या है। फंक्शन नंबर 1, representing the problem of workers to the middle level management. The problem of workers to the middle level management. अब सुनो, अब ये भी एक चेन है। ये पता है किनके बीच में चेन है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में और इसके बीच में एक चेन का काम करता है। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक कोई जो प्रॉब्लम पहुंचानी है और नीचे जो लेबर्स हैं उनके बीच में ये चेन का काम करेगा, ये कड़ी का काम करता है, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है जी। मैंने कहा ना, अगर किसी लेबर को मान लो प्रॉब्लम है, उसके घर में उसकी वाइफ बहुत बीमार है और उसको पैसे की जरूरत है, वो बेचारा लेबर अकाउंट डिपार्टमेंट में कैसे जाएगा, और जाएगा तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट का सिस्टम है भाई, हिरार्की है। तो बेचारा कहाँ जाएगा, सबसे पहले बोलेगा सुपरवाइजर, सर मेरे घर में मेरी वाइफ बीमार है, मुझे पैसा चाहिए। सुपरवाइजर भैया मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, फॉरमैन पे चला जा। फिर कहाँ जाएगा, फॉरमैन के पास। फॉरमैन बोलेगा भैया मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो एक काम कर प्रोडक्शन मैनेजर पे चला जा। और मैनेजर कहाँ बैठता है, कहाँ है मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। तो फॉरमैन अगर अच्छा होगा तो वो इसकी बात को सुनेगा, प्रॉब्लम को सुनेगा और खुद जाएगा किसके पास, प्रोडक्शन मैनेजर के पास, और बोलेगा सर मेरे एक वर्कर है, उसकी वाइफ बहुत बीमार है, उसे 10,000 रुपीज की अर्जेंट एडवांस की जरूरत है। वो छुट्टी नहीं मांग रहा है सर, वो सिर्फ पैसे मांग रहा है, दे दो, नहीं तो उसकी वाइफ मर जाएगी। और प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा, रुको मैं बात करता हूँ। सीधा फोन करेगा किसको, अकाउंट डिपार्टमेंट, सर जी कुछ पैसे चाहिए अर्जेंटली।
हो जाएगा क्या? हाँ यार कोई बात नहीं, भेज दो कैशियर के पास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसको फोन करेगा? एचओडी अकाउंट्स, कैशियर को, भैया एक आ रहा है उसको पैसे दे दो, वॉचर बना लो एडवांस का, बात खत्म हो गई, सेकंड में काम हो गया। लेकिन अभी अगर सारे अड़ जाएं तो बेचारा लेबर कहाँ जाएगा? तो लेबर के बीच में और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में एक आदमी है, कौन? सुपरवाइजरी लेवल। ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम अगर लेबर की है टूवर्ड्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लोग इनके पास जाएंगे, ये इनके पास जाएंगे। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो भी एक चेन है, किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। आई बात समझ में? समझ रहे हो ना बात? समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। Maintaining good working condition and developing healthy relations between supervisors and subordinates. Between supervisors and subordinates. Healthy relation between supervisors and subordinates. सबॉर्डिनेट्स होते हैं वर्कर्स, नीचे काम करने वाले, उन्हें बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स। ठीक है जी, आ जाओ। SUBORDINATES, सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। हो गया। पॉइंट नंबर 3, लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी का भी इनको ख्याल रखना पड़ता है। किसको? सुपरवाइजरी लेवल को। आ जाओ। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये भी सबसे बड़ी बात है जी। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट मतलब प्रोडक्शन की क्वालिटी का भी ख्याल इन्हीं को रखना पड़ता है। फिर मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम वेस्ट हो, ये भी इन्हीं की ड्यूटी है। और फिर वेस्टेज ऑफ मटेरियल, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर आग लग जाए तो आग बुझाने वाला पड़ा हो, लोगों ने ग्लव्स डाले हो, सेफ्टी शूज डाले हो, ओवरऑल डाले हो, अगर फैब्रिकेशन का काम चल रहा है तो फिर वेल्डिंग ग्लास डाले हो। स्टैंडर्ड्स आपको मालूम है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मालूम है क्या होते हैं? ये जो भी आप ले रहे हो दीज आर कॉल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आपको मालूम है बाहर कोरोना चल रहा है तभी आपने मास्क बांधे, नहीं तो फिर लिपस्टिक लाके मास्क कौन बांधता? कोई बांधता नहीं बांधता। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है। अब ऐसे कंपनियों में होता है, जब अंदर घुसो तो हाथ धो लो, शूज अपने उतारो जो डाल के आए हो। कौन से शूज आते हैं? वो आते हैं सेफ्टी शूज, गम बूट्स कह लो या सेफ्टी शूज, जिनके आगे स्टील लगा होता है, अगर कोई चीज गिर जाए तो पैर टूटे ना, उन्हें बोलते हैं सेफ्टी शूज। वो डाल लो, अपने कपड़े चेंज करो, डालो ओवरऑल। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। कैप डालो, गॉगल्स डालो, अगर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो, फैब्रिकेशन की कंपनी है तो वहां गॉगल्स डालो, आपकी आंखें ना खराब हो जाए। अगर आप पेंटिंग का काम कर रहे हो तो मास्क डालो, जो पेंट उड़ेगा तो आपके अंदर चला जाएगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। अगर आप सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो दे विल गिव यू मिल्क, आपको रोज 1 लीटर दूध दिया जाएगा, वहीं पे पिलाया जाएगा, आप दूध पी लो, आपको जबरदस्ती पिलाया जाएगा, है जबरदस्ती दिया जाएगा। मालूम है ये सब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है। जो लोग सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं ना, सीमेंट किससे बनता है? लाइन से। जब लाइन को कूटते हैं ना, ऐसे लाइन को तोड़ते हैं तो लाइन बहुत उड़ता है, इतने छोटे पार्टिकल्स में उड़ता है कि आप जितना मर्जी अच्छा मास्क डाल लो वो अंदर घुस जाएगा। वहां जो मास्क डालते हैं ना, जो फैक्ट्री में काम करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, उनके मास्क बहुत ज्यादा एडवांस मास्क, ये तो हम नॉर्मल मास्क है ना, एक एडवांस मास्क आते हैं, उसके आगे छोटा सा वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, फिल्टर टाइप, उसमें से 3 बार फिल्टर होकर हवा अंदर जाती है, ऐसे मास्क होते हैं। फिर भी वो सीमेंट जब बनता है तो उसका जो लाइम का डस्ट होता है वो अंदर चला जाता है मुंह में और आपकी जीभ में रह जाता है, और फिर धीरे धीरे जीभ से कहा जाता है आपके लंग्स में जम जाता है। तो
तो वो सेफ्टी मेजर के लिए क्या किया जाता है, जो लोग वहां काम करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, उनको डेली आधा लीटर दूध दोपहर के टाइम और आधा लीटर दूध शाम के टाइम, कच्चा दूध ठंडा उनको पिलाया जाता है। क्योंकि दूध क्या करता है, दूध पीने के फायदे क्या है, यही है, जितना भी गंद आपने खाया पूरे दिन में वो सब जो है वॉश आउट कर देगा। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये काम मैंने खुद देखा है, ऐसा होता है मैंने देखा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहां टोरोरो सीमेंट करके, मैंने वो विजिट की है 2 बार, तो मैंने देखा है कि वहां ऐसा होता है। हमारे वहां फॉरन में क्या रहता है मालूम है, आपको कंपनी वाले लेके जाते हैं दूसरी कंपनियों में विजिट करवाने के लिए, ताकि आपको कुछ नॉलेज गेन हो जाए। बेशक आप प्रोडक्शन में नहीं हो, बेशक आपका कोई लिंक नहीं है, आपने कभी सीमेंट नहीं बनाना, ना आपने कभी अपनी प्रोडक्शन में जाके देखा होगा, लेकिन आप एज ए अकाउंटेंट भी हो, आप एज ए मैनेजर भी हो, तो आपको भी साथ में चेप दिया जाता है, चलो 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 चले, बस जा रही है, बैठ जाओ, तो आप भी साथ में बैठ जाओ। शनिवार के दिन ऐसे काम होते हैं, अक्सर सैटरडे को ऐसे काम होते हैं। वहां वो है ना जूही चावला की बहुत बड़ी फैक्ट्री है युगांडा में, उसके हस्बैंड की मेहता ग्रुप, वो शुगर बनाने का काम करते हैं। लुगाजी शुगर के नाम से उनकी शुगर आती है, लुगाजी शुगर आती है उनकी, मेहता जो है, हाँ सच्ची में चीनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है मेहता ग्रुप वहां पे। जूही चावला भी युगांडा में इस टाइम राइट नाउ वहां खेती कर रही है, फार्मिंग कर रही है, सही है। तो वहां पे आती है, अक्सर आती है, और वहां पे कई बार उनसे मिला गया, कई बार वो आती है वहां पे। अब वो जो है उनकी फैक्ट्री को हमने विजिट किया था, मतलब हमें क्या होता है, सैटरडे होता है ना, सैटरडे काम तो कोई करता नहीं, तो कंपनी क्या करती है, चलो विजिट करके आते हैं शुगर फैक्ट्री को। उनसे बात की फैक्ट्री वालों से, यहाँ से एक बस भरी 50-55, उसमें 20 मैनेजर भर दिए, 30 वर्कर भर दिए, चलो। तो सुबह सुबह ले गए 8 बजे, वहां चाय पानी हो गया और फैक्ट्री विजिट करवा दी। हाँ जी, गन्ना कैसे कटता है, गन्ने को साफ कैसे करते हैं, वो चीनी उसकी बनती कैसे, उसका रस कैसे, सारी बातें। तो अक्सर क्या होता था कि एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स एक विजिट पक्का होती थी अलग अलग फैक्ट्रीज में। दूध की फैक्ट्री है, दही कैसे बन रहा है, बटर कैसे बन रहा है, क्या बोलते हैं, सीमेंट कैसे बन रहा है, पेंट कैसे बनता है, उसके बाद शुगर कैसे बनती है। तो मैंने बहुत सारी विजिट्स की हैं, मैं कोई भी विजिट छोड़ता नहीं था, तो हर विजिट में जाना ही जाना है, चाहे दिन वेस्ट होता था। अगर आप ऑफिस में बैठ जाओगे तो 12 बजे छुट्टी है, अगर आप विजिट में चले गए तो शाम के 4 बज जाएंगे आते आते। आपको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मतलब घूमना ही है, लेकिन आपका दिन वेस्ट होगा। लेकिन मैं पक्का जाता क्योंकि इसमें मजा आता है, सीखने को मिलता है ना। एक बार ले गए थे टी की कंपनी में, कि चाय पत्ती से पत्तियों को तोड़ते हैं तो फिर चाय कैसे बनती है, वो भी मैंने देखी। ये सब मैंने देखा, इसे समझा रहा हूँ। इस सीमेंट की फैक्ट्री में दूध दिया जाता है एज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड टू क्लीन योर लंग्स, ठीक है जी। आ जाओ, हाँ जी। तो चलो यहाँ तक हमने किया, सॉरी बैठ जाओ, फिर बैठो बुला दो। यहाँ तक हमने किया, दीज आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस, फाइन। ये तीनों लेवल खत्म हुए और उनके फंक्शंस खत्म हुए। इसके आगे हम कल इसके रिलेटेड केस स्टडी करेंगे, इसकी केस स्टडी करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ हमारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 1 याद है आपको, हमने कहा था इस टॉपिक के बाद पहला टेस्ट लिया जाएगा। तो कल हम इसकी केस स्टडी करेंगे और परसों हम इसका टेस्ट लेंगे। फर्स्ट टॉपिक कुछ भी नहीं है, 4 ही तो बातें हैं अभी तक हमने पढ़ी, यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों और कल आगे पढ़ेंगे। कैमरामैन